हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स क्वार्टरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स बिल जो कि ऑलरेडी आपका लोकसभा में पास हो चुका है। लेकिन विपक्षी दलों का ये कहना है, ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है जो ये बिल विदाउट डिस्कशन पास किया गया था, इसमें काफी सारे आर्गुमेंट बाकी हैं। अभी इसे राज्यसभा में भी पास होना बाकी है और उसके बाद प्रेसिडेंट का कंसर्न भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही ये बिल जो है वो एक्ट के रूप में आपके सामने आएगा। और 1961 के बाद ये काफी बड़ा बदलाव है इनकम टैक्स के अंदर, जो एक नया बिल, नया एक्ट लेके आया गया है। तो इसमें क्या सारी चेंजेस हैं जो कि ओवरव्यू के रूप में देखेंगे हम, जो ऊपर ऊपर क्या सारी चेंजेस आई हैं जो कि मेजर चेंजेस माना जा रहा है, तो वो सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं जो आखिर ये न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या सारी चेंजेस हुए हैं और किन बातों पर ध्यान रखा गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी जानकारी, जो अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी अगर कानूनी समस्या है, कोई ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में आपको इश्यूज आ रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं। अब वहां से जाकर के मेरे साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी लीगल इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। देखिए, इसमें जो मेजर चेंज है वो आपका क्या किया है, मेजर जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है इसमें, पहले ये 819 इसमें सेक्शन हुआ करते थे जो कि अब 536 हो गया है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है जो सब चीजों को थोड़ा सा समराइज वे में ला रहे हैं। अब ये 819 जो थे सेक्शन, उनको कैसे उन्होंने कम किया है ये भी एक समझने वाली बात है। आखिर क्या उन्होंने इन सेक्शनों में ही सारे प्रोविजन को कंबाइन कर दिया है या फिर कुछ और नया चीज आया है, ये भी हम समझेंगे जब ये बिल एक्ट के रूप में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए समझ लेते हैं जो 819 जो सेक्शन थे वो अब क्या हो गए हैं, 536 इसमें सेक्शन हो गए हैं, तो थोड़ा सा कम हो गया है। साथ ही जो चैप्टर थे 47 उसे अब 23 कर दिया गया है। ये दो बदलाव जो हैं वो हमें इनिशियली देखने के लिए मिला है, जो आपका सेक्शन में भी कम कर दिया गया है, साथ ही आपका जो चैप्टर्स हैं वो भी कम कर दिए गए हैं, 47 का 23 कर दिया गया है। और इसमें साथ ही ये भी कहा गया है जो ये जो था आपका न्यू लेजिस्लेशन जो लाया गया है वो आउटडेटेड इनकम टैक्स को अपडेट करने के लिए लाया गया है। ये जो है आपका सेक्शंस को कम करके, चैप्टर्स को कम करके, ये भी कहा गया है जो हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं और थोड़ा नई तरीके से लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका था और इसकी वजह से इसमें काफी सारे चेंजेस की जरूरत थी, तो हमने वो सारी चीजें चेंज किया है। साथ ही देखिए, इनकम टैक्स को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन पार्ट हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जहां पे अधूरी बातें की गई हैं, जिसके कारण बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जब भी कभी डिपार्टमेंट नोटिस इशू करते हैं तो जो भी नोटिशी हैं उनके पास भी कई सारे कंफ्यूजन होते हैं और जो नोटिस भेज रहे हैं उनके पास भी काफी सारे इश्यूज हैं। तो उस डिस्कशन के चलते हम कई बार लिटिगेशन का रास्ता अपनाते हैं। तो इस वजह से ही यहां पे कुछ फॉर्मूला जो है वो बढ़ाया गया है, वो जो आपका पहले से और अब का जो है वो फॉर्मूला कुछ बढ़ाया गया है, जिससे कि कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इजी हो पाए और इसको अच्छे से इंटरप्रेट किया जाए। तो ये बदलाव जो है इसमें इनकम टैक्स के अंदर जो है देखा गया है, जो नया बिल आया है आपका। साथ ही देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो काफी मजेदार चीज है, जो पहले ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये कहा जाता था कभी भी हम अगर टैक्स का कैलकुलेशन करते थे, और अब इसे जनरली इसे अब क्या कहा जाएगा, टैक्स ईयर। तो पहले ये समझ लेते हैं जो आखिर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर था क्या। प्रीवियस ईयर वो ईयर जहां पे आप इनकम जनरेट करते थे, इनकम अर्न करते थे, वो आपका हो गया प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आप टैक्स पेमेंट करते थे इस इनकम पे, वो हो गया आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है, मतलब इस दोनों के लिए हमारे पास दो अलग अलग ईयर थे। तो जिस ईयर इनकम हमारा अर्न हुआ वो तो इनकम हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का इनकम हो गया, उसे हम प्रीवियस ईयर कहते थे हमेशा। और जिस ईयर हमने उसका टैक्स पेमेंट किया या हमने रिटर्न फाइल किया उसे हम असेसमेंट ईयर कहते थे। मान लेते हैं अगर करंट के सिनेरियो देखा जाए तो अभी हम कौन सा आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आईटीआर जो हम अभी फाइल कर रहे हैं वो कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 का। लेकिन
अगर प्रीवियस ईयर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर आपका क्या हो गया 24-25, क्योंकि हमने 24-25 के अंदर जो है इनकम अर्न किया और उस इनकम का जो भी टैक्स बना है उसका रिटर्न हम असेसमेंट ईयर 25-26 में फाइल कर रहे हैं, जिसे कि अब चेंज करके क्या कर दिया गया है टैक्स ईयर। मतलब जिस ईयर आप इनकम अर्न करोगे उसी ईयर इसको कैलकुलेट भी किया जाएगा और उसे टैक्स ईयर कहा जाएगा, ठीक है, जिसे कि डिफाइन किया गया है 12 मंथ पीरियड में, जो कि स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल से। पहले भी यही स्टार्ट हो रहा था और अभी भी यही स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इसका चेंज किया गया है, थोड़े नाम इसके चेंज किए गए हैं ताकि लोगों में जो ये कंफ्यूजन है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर के, इसे भी समझने की जरूरत पड़ रही थी, उसे यहां पे चेंज करके टैक्स ईयर कर दिया गया है। दूसरी बात क्या आई है इसमें, देखिए इसके आने के बाद जैसे ही ये इंट्रोड्यूस किया, लोगों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन था जो क्या ये 12 लाख का जो एग्जेम्पशन मिला था हमें बेसिक एग्जेम्पशन, ये क्या खत्म हो गया। तो मैं आपको बता दूं ये जो स्लैब था आपका, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। मतलब अगर आप किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं दिखाते हो तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर का जो बजट आया था अभी, उस बजट में यही कहा गया था जो 12 लाख तक का आपका जो है टैक्स बेनिफिट मिला है, 12 लाख तक आप एग्जेम्प्ट हो, 12 लाख तक अगर आप कोई डिडक्शन नहीं दिखाते हो, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपका जीरो टैक्स जो है वो पेमेंट होगा। तो इस बेसिस पे जो है आपका ये इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। तो ये जो नया टैक्स बिल आ गया, तो क्या इसके आने के बाद ये 12 लाख का जो एग्जेम्पशन था वो क्या चेंज हो गया। तो मैं आपको बता दूं, आपको क्लियरली समझा दूं, ये 12 लाख का जो एग्जेम्पशन है वो सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, जो कि हमारा 2025 के बजट में आया था। साथ ही इसमें जो है आपका प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन था क्या, जो इसमें अगर आप कभी भी लेट फाइल रिटर्न करते थे, अगर आपने अपना रिटर्न अगर लेट फाइल किया है तो आपको जो भी डिडक्ट हुआ करता था रिफंड, आपका जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ करता था उसका आप रिफंड जो है वो ले नहीं पाते थे, अवेल नहीं कर पाते थे। तो इसमें ये भी चेंज किया गया है, जो अगर आपका रिटर्न अगर लेट भी फाइल हो रहा है, अगर लेट रिटर्न फाइल हो रहा है, फिर भी जो है आप अपने रिफंड का क्लेम कर सकते हो और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो है यहाँ पे पॉइंट है, जो कि अगर कोई पर्सन अगर लेट हो गया अपने आईटीआर फाइल करने में तो अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, उनका रिफंड छूटेगा नहीं। उन्हें उनका अगर इनकम कम है, जो भी एग्जेम्पशन लिमिट है उससे, और अगर रिफंड उनका बनता है तो उनका रिफंड लेट रिटर्न फाइल करने पे भी उन्हें रिसीव होगा, ठीक है। और साथ ही देखिए इसमें साथ में इसमें एक और चीज ऐड किया गया है, जो अगर किसी भी पर्सन का पूरी कैलकुलेशन के बाद ये बनता है जो उसका टीडीएस नहीं बनना चाहिए, तो एक नील टीडीएस का सर्टिफिकेट का भी जो है आपका प्रोविजन इसमें ऐड किया गया है। जो अगर लायबिलिटी नहीं बनती है तो ऐसी कंडीशन में नील टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा, जिसे कि ये प्रीवियस का प्रोविजन था, इसे रिस्टोर किया गया है और इसे माना गया है जो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन में हमारा बहुत सही रहेगा। जो अगर किसी का अगर टीडीएस नहीं बन रहा है तो उसे नील टीडीएस सर्टिफिकेट देकर के जो है हम अपना प्रोविजन कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही इसमें देखिए कुछ जो हैं वो बड़े बदलाव जो देखे गए हैं, वो ये देखा गया है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी जो है वो लाया गया है। जो हाउस प्रॉपर्टी का भी जो इनकम होगा उसमें कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या फिर लेट आउट हो प्रॉपर्टी। तो इस कंडीशन में ये एक बड़ा चेंज है जो कि हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में भी हमें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इसमें यह भी दिया गया है जो अगर कोई भी इनकम, यहां पे देखिए कम्यूटेड पेंशन के सिनेरियो में पहले बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन था, जो आखिर पेंशन का कैलकुलेशन बहुत बड़ा रखा हुआ था और कई बार ये देखा जाता था जो अगर कोई नॉन एम्प्लॉय है और वो अगर पेंशन रिसीव कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं टैक्स का ट्रीटमेंट था, टैक्स जो है वो लगा करता था। तो यहां पे जो है वो इक्वालिटी टैक्स ट्रीटमेंट किया गया है। देखिए पेंशन के सिनेरियो को गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय में बहुत सारी चीजों में बांटा गया था, तब उसे जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाया गया है और यहाँ पे फुल डिडक्शन जो है वो कम्यूटेड पेंशन में दिया गया है। जो आप जब भी कभी अगर अपना पेंशन पूरा कम्यूट कर लेते हो, पूरा बाहर निकाल लेते हो, एक साथ अगर बाहर निकाल लेते हो आप, तो उस कंडीशन में आपको जो है पूरा डिडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉइयों के लिए दिया गया है। साथ ही देखिए अगर
अमेंडमेंट बेनिफिट जो एलएलपी में है वो ये दिया गया है, जो एक होता है आपका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एक एलएलपी के ऊपर और कंपनी के ऊपर जो है कैलकुलेट किया जाता था, उसमें भी जो है आपका 12.5% और 18.5% से चेंजेस किए गए हैं, जो कि एग्जिस्टिंग नॉर्म्स जो हैं वो 12.5% रखा गया है। तो ये कुछ चेंजेस जो हैं इसमें देखने के लिए मिला है। जो हमारा जो ओवरव्यू रहा, मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू समझाया है अभी फिलहाल, जो आखिर ओवरव्यू में हमारा क्या क्या चेंज हुआ है। बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको हर बात कंफर्म करूंगा जिसमें किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। और यहां पे यही कहना है जो इसमें फेसलेस जो है वो किया गया है इस पूरे सिनेरियो को, ताकि डिजिटल फर्स्ट असेसमेंट का जो है फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो ये सारी चीजें चेंज की गई है जिससे कि कहीं भी करप्शन का कोई जरिया ना रह जाए, कहीं भी कोई पैसा डिमांड ना करे किसी भी चीज के लिए। अगर कोई नोटिस जनरेट हो रहा है तो सामने वाला पर्सन अपना क्लैरिफिकेशन रख पाए। तो ये सारी चीजें इसमें चेंज की गई हैं। बाकी जो है ये पूरा अभी इनकम टैक्स बिल अभी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि इसे अभी राज्यसभा से भी पास होना है, साथ ही प्रेसिडेंट का भी कंसेंट लेना है, उसके बाद ही ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। तो इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।